याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। न हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना लोग होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सीजीएचएस सीएसएमए रूल्स पार्ट 5, विच इज बेस्ड ऑन 7th पे कमीशन। Video is very much important for principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KVS, NVS examinations. This video also useful for junior accountant officer, senior accountant officer, section officer, PNT, SAS, UDC examinations and LD, LDC examinations. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आज का पहला क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट बिफोर रिटायरमेंट बट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर रिटायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ए, he has to bear his expenses from the retirement benefits that he will get. B, he will be reimbursed the expenses incurred by him by his office. C, the controlling officer can decide whether the bills can be reimbursed or not. D, special sanction from the Ministry of Health is required for reimbursement. इसका सही उत्तर है बी, he will be reimbursed the expenses incurred by him by his office. जहां से वो रिटायर हुआ है वहीं से रिम्बर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अंडर CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 टू इंडस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट्स रन बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज इज गिवन इफेक्ट फ्रॉम। अर्थ है, CS चिकित्सा उपस्थिति नियम 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार औद्योगिक कर्मचारियों के लिए विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को से दिया जाता है। कौन से दिनांक से दिया जाएगा। ए, 1 अगस्त 2010, बी, 12 सितंबर 2016, सी, 1 जनवरी 2006, डी, 1 जनवरी 2016। करेक्ट आंसर इज बी, 12 सितंबर 2016। Next question 83, when can a medical officer send a government servant and his family to a private clinic laboratory for bacteriological or pathological examinations। एक चिकित्सा अधिकारी सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार को निजी क्लिनिक लैब में कब भेज सकता है, बैक्टीरियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए। ऑप्शन है ए, when it is essential owing to non-availability of such facilities at a government hospital with the consent of Directorate of Health Services. B, the request of government servant. C, when the medical officer feels so. D, for better result। इसका सही उत्तर होगा ए, when it is essential owing to non-availability of such facility at a government hospital with the consent of the Directorate of Health Services। Question number 84, what is the amount refunded for massage treatment per visit of the massager। प्रति विजिट मालिश करने वाला मालिश के लिए कितनी राशि प्राप्त कर सकता है। ए, ₹50 पर विजिट, बी, ₹25 पर विजिट, सी, ₹100 पर विजिट, डी, ₹10 पर विजिट। मतलब मालिश करने वाला है वो प्रति विजिट कितने रुपये उसको रिम्बर्समेंट मिलेगा। डी, ₹10 पर विजिट। क्वेश्चन नंबर 85,
to a government servant who is entitled to free accommodation in a government hospital in Delhi, what are the items that are not refundable? मतलब एक सरकारी कर्मचारी को जो मुफ्त आवास का हकदार है, दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्राप्त नहीं कर सकता है? ए कॉटेज बुकिंग फी, बी एडमिशन फी, सी धोबी चार्जेस, डी ऑल दी अबव। इसका सही उत्तर होगा डी ऑल दी अबव। अगर किसी कर्मचारी को दिल्ली में फ्री आवास दिया गया है तो ये सब चार्जेज हैं वो नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए री-एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अर्थ है पुनः नियोजित पेंशन भोगी की स्थिति का निर्धारण चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार में लिया जाएगा? ए पेंशन, बी पे, सी ए एंड बी, डी री-एम्प्लॉयड पेंशनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेडिकल अटेंडेंस। करेक्ट आंसर इज सी, ए एंड बी। पेंशन और पे दोनों पर विचार किया जाएगा। Next question 87, who appoints a private medical practitioner as an AMA? निजी चिकित्सक को AMA के रूप में कौन नियुक्त करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सी मेडिकल काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। करेक्ट आंसर इज बी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को एएमए के रूप में नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, फ्रॉम विच डेट इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंटीरियर रिमोट एरियाज गवर्नड अंडर सीएसएमए रूल्स स्टॉप्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है सीएसएमए नियम के तहत शासित आंतरिक दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी को नियत चिकित्सा भत्ता किस तारीख से बंद कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2015, बी 3 जून 2015, सी 1 जनवरी 2016, डी 1 जुलाई 2015। इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 जून 2015 से फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो बंद कर दिया गया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 1000 रुपये तक था, परंतु उसको अभी बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, व्हाट इज द रेट ऑफ फर्स्ट कंसल्टेशन फीस पेड टू मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट अपॉइंटेड एज एएमए? एएमए के रूप में नियुक्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल विशेषज्ञ को पहले परामर्श शुल्क की दर क्या है? पहली बार अगर कोई पेशेंट है वो परामर्श लेने जाता है तो वो कितने रुपये चार्ज करेगा? ए ₹100, बी ₹200, सी ₹300, डी ₹500। करेक्ट आंसर इज ए, ₹100। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, what is the rate of first consultation fees paid to medical licentiates and medical graduates MBBS or equivalent appointed as AMA? AMA के रूप में नियुक्त मेडिकल स्नातक MBBS या समकक्ष और चिकित्सा लाइसेंस धारियों को भुगतान किए जाने वाले प्रथम परामर्श शुल्क की दर क्या है? ए ₹100, बी ₹150, सी ₹75, डी ₹70। इसका सही उत्तर है डी, ₹70। मेडिकल स्नातक या समकक्ष चिकित्सा लाइसेंस धारियों को एएमए के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके पास में सरकारी कर्मचारी प्रथम परामर्श लेने जाता है तो 70 रुपये उसको देने होंगे। Dear friends, if you want more videos for your examination, please go to Knowledge Mandali's playlist and watch complete videos of administrative rules, service rules and academic part.
There are so many videos are available at my channel. Please watch complete videos and prepare yourself. Next question 91. Who of the following has the power to recognize any private hospitals for treatment of beneficiaries and their family members under CSMA rules 1944? निम्नलिखित में से किसे सीएसएमए नियम 1944 के तहत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए किसी भी निजी अस्पताल को मान्यता देने की शक्ति है? ए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी, CGWCC, डी, रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ मिनिस्टर. What will be the correct answer? B, Ministry of Health and Family Welfare. Question number 92. The rate of intravenous injection fees prescribed for AMAs in their consulting room is, मतलब AMA के लिए उनके परामर्श कक्ष में अंतःस्रावी इंजेक्शन शुल्क की दर निर्धारित है कितनी? ए, ₹40, बी, ₹50, सी, ₹60, डी, ₹80. इसका सही उत्तर है ए, ₹40. Next question 93. What is the period of stay in a hospital termed as average stay for inpatient treatment under CSMA rules 1944? अर्थ है सीएसएमए नियम 1944 के तहत अस्पताल में उपचार के लिए ठहरने की अवधि को औसत इन पेशेंट अवधि कहा जाता है. ए, 2 वीक्स, बी, 3 वीक्स, सी, 4 वीक्स, डी, 6 वीक्स. इसका सही उत्तर है ए, 2 वीक्स. औसत अवधि है वो इन पेशेंट के रूप में 2 सप्ताह की मानी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 94. Any hospital stay beyond dash weeks should be considered as prolonged stay under CSMA rules 1944. CSMA नियम 1944 के तहत किसी भी अस्पताल में डैश सप्ताह से अधिक रहने को लंबे समय तक रहना माना जाना चाहिए. ए, 2 वीक्स, बी, 3 वीक्स, सी, 4 वीक्स, डी, 6 वीक्स. करेक्ट आंसर इज बी, 3 वीक्स. किसी अस्पताल में 3 सप्ताह से ज्यादा अगर भर्ती रहता है तो उसको लंबे समय तक भर्ती माना जाएगा सीएसएमए रूल्स 1944 के तहत. क्वेश्चन नंबर 95. व्हाट इज द पे लिमिट एज पर 4th CPC पे स्केल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ डाइट चार्जेज इन केस ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज अदर देन टीबी एंड मेंटल इलनेस? मतलब है टीबी और मानसिक बीमारी के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के मामले में आहार शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 4th CPC पे वेतनमान के अनुसार वेतन सीमा क्या है? कितने रुपये के वेतनमान तक उसको डाइट चार्जेज हैं वो मिलेंगे? ए, ₹1350, बी, ₹1400, सी, ₹1500, डी, ₹1650. चौथे पे कमीशन के अनुसार वेतनमान श्रेणी वेतनमान होगा, वेतन लिमिट है वो होगी ए, ₹1350, जहां पर डाइट चार्जेज हैं उनको रिम्बर्सिबल है. क्वेश्चन नंबर 96. डिफाइन द सर्कमस्टांसेज अंडर विच स्पेशल नर्सिंग चार्जेज आर रिम्बर्स्ड. उन परिस्थितियों को परिभाषित करें जिनके तहत विशेष नर्सिंग शुल्क प्रतिपूर्ति है. ए, व्हेन स्पेशल नर्सिंग बिकम इसेंशियल फॉर द रिकवरी ऑफ द डिजीज. बी, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीरियस डिटेरियोरेशन इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सी, बोथ ए एंड बी. डी, नाइदर ए नॉर बी. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. स्पेशल नर्सिंग चार्जेज के लिए पहली कंडीशन है कि ये डिजीज को रिकवर करने के लिए बहुत जरूरी है. दूसरा, पेशेंट को बहुत ज्यादा लॉस होने से बचाने के लिए जरूरी होगा. क्वेश्चन नंबर 97.
What is the ceiling limit for reimbursement of attendant आया charges per shift of 12 hours? परिचायक आया 12 घंटे की प्रति शिफ्ट के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा क्या है? ए ₹75, बी ₹100, सी ₹150, डी ₹200। इसका सही उत्तर है ए ₹75। 12 घंटे की शिफ्ट के लिए परिचारक या आया के लिए ₹75 हैं, वो अधिकतम रिम्बर्सेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 98, what is the age criteria for women undergoing IVF treatment to be eligible for reimbursement under CSMA rules? CSMA नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए IVF उपचार कराने वाली महिलाओं का आयु मानदंड क्या है? ए बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 29 ईयर्स, बी बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 39 ईयर्स, सी बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 40 ईयर्स, डी बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 45 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है बी बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 39 ईयर्स। 21 साल से 39 साल की महिला है, उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने पर, आईवीएफ इम्प्लांटेशन करवाने पर आईवीएफ चार्जेस है वो रिम्बर्सिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन IVF treatment will be allowed for how many cycles? IVF उपचार पर होने वाले खर्च के कितने चक्रों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी? ए 2 साइकिल्स, बी 3 साइकिल्स, सी 4 साइकिल्स, डी 5 साइकिल्स। करेक्ट आंसर है बी 3 साइकिल्स। IVF टेक्नोलॉजी से इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी करवाने के लिए 3 चक्र का ट्रीटमेंट है वो रिम्बर्सिबल होगा। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 100, फ्रॉम विच डेट इज रिम्बर्समेंट केसेज ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट अलाउड अंडर CSMA रूल्स? मतलब CSMA नियमों के तहत IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज की प्रतिपूर्ति की अनुमति किस तारीख से है? ए 1 जनवरी 2006, बी 1 अक्टूबर 2010, सी 22 जुलाई 2011, डी 22 नवंबर 2011। करेक्ट आंसर इज डी 22 नवंबर 2011। IVF टेक्निक से प्रेगनेंसी करवाने के लिए 22 नवंबर 2011 से CSMA रूल के तहत अनुमति दी गई है। साथियों, आपके सिलेबस से संबंधित कई सारे वीडियोज हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे सर्विस रूल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, जिनमें GST, इनकम टैक्स, HRA रूल्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल्स, लीव रूल्स, GPF, CPF रूल्स, इसी तरीके के कई सारे वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं। आप सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। और साथ में ही एकेडमिक पार्ट के लिए MCQ ऑन CDP अवेलेबल हैं, आप एकेडमिक पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।